स्वागत में मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से अस्थायी टीचर भर्ती को लेकर जानकारी देंगे, क्योंकि भर्ती का जिक्र मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से विधानसभा सेशन के दौरान कर दिया गया है। लेकिन अगली इसमें क्या अपडेट है, क्योंकि सवाल ये किए जा रहे थे कि आखिरकार ये किस तरह की भर्ती होने जा रही है। भर्ती पॉलिसी बनाने की बात क्योंकि मुख्यमंत्री की ओर से कही गई थी, लेकिन सवाल यही उठ गया था कि क्या अस्थायी माध्यम से फिर इन शिक्षकों को रखा जाएगा। तो इस पर आज हम पूरी अपडेट लेकर आए हैं। दूसरी बात करना चाहेंगे उन सार्वजनिक उपक्रमों से जुड़ी जहां पर नुकसान हुआ है। लगभग 5,143 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है इन बोर्ड और निगमों में। आखिरकार ये कौन कौन से हैं, क्योंकि विधानसभा में भी इस बारे में इंफॉर्मेशन रखी गई है। पुलिस भर्ती को लेकर भी अपडेट देने वाले हैं, आखिरकार शुरू कब से होगी, और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती पर भी आज हम इस बुलेटिन में आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो चुका है। लाहौल स्पीति और कुल्लू की ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात आज हुआ है। हालांकि 19 फरवरी तक रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से। यह प्रेडिक्शन पहले ही कर दी गई थी कि 18 फरवरी से मौसम करवट बदलेगा, और आज हमें यह देखने में भी आया है। राजधानी शिमला में काले मेघ छाए रहे। इसके अतिरिक्त अगर ऊपरी क्षेत्रों की बात करें तो वहां हल्का हिमपात हुआ है, और कल शाम तक इसी तरह का सिलसिला जारी रहने वाला है। काफी सावधान रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि इस सीजन में पहली मर्तबा रेड अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी हुआ है। तो ये जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। और 20 और 21 फरवरी को उसके बाद येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से। कुल मिलाकर 22 से 23 फरवरी तक क्योंकि मौसम खराब रहने वाला है, इस तरह के आसार जताए गए हैं। तो पर्यटकों को भी साफ तौर पर यह हिदायत दी गई है कि ऊंचे क्षेत्रों में अगर वो जाते हैं सैर सपाटे पे या घूमने के लिए भी, जिस प्रकार से बहुत सारे पर्यटक बाहरी राज्यों से यहाँ आते हैं सीजन के दौरान, तो ऐसे क्षेत्रों में बिल्कुल ना जाए जहां पर फिसलन को लेकर खतरा बन जाए, और गाड़ी खुद कम ही ड्राइव करें, क्योंकि ऐसे सीजन के दौरान जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्हें भी गाड़ियां चलाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाया करता है। तो बाहरी राज्यों से जो पर्यटक आते हैं वो किसी बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बजट सेशन के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे और दिल्ली से वाराणसी गए हैं। दरअसल जो राहुल गांधी हैं, ये उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में एक बार फिर शामिल होने वाले हैं। जब इस यात्रा की शुरुआत की गई थी तो मणिपुर से हुई थी, और वहां भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू साथ देने के लिए पहुंचे थे राहुल गांधी का। अब ये अंतिम पड़ाव पर है। यूपी के वाराणसी में राहुल गांधी इस यात्रा के साथ पहुंच गए हैं अपने बाकी के कांग्रेस नेताओं के साथ, और अब यहां सुखविंदर सिंह सुक्खू भी गए हैं उनका फिर से एक बार साथ निभाने के लिए। हालांकि इसके बाद अगले कल ही मुख्यमंत्री सुक्खू लौट आएंगे। अभी तक कोई कंफर्मेशन इनके शेड्यूल को लेकर नहीं मिली है, लेकिन संभावना इस तरह की जताई जा रही है, क्योंकि अगले कल 2 बजे से फिर बजट सेशन भी शुरू होना है, सदन की कार्यवाही भी शुरू होनी है, और अब तो वैसे भी बजट पेश कर दिया गया है, उस पर चर्चा होने वाली है। चर्चा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है, इसलिए संभावना है कि मुख्यमंत्री सुक्खू जल्दी ही अगले कल तक लौट आएंगे। देखिए, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से संबंधित एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। जगत प्रकाश नड्डा का कार्यकाल एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। इससे पहले भी 1 वर्ष के लिए उनका कार्यकाल बढ़ाया गया था, और ये जून 2024 तक अब जेपी नड्डा ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। यानी कि कुल मिलाकर जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं वो जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ही होंगे। इसका एक कारण हम ये भी मान सकते हैं, इससे पहले क्योंकि भाजपा ने कई चुनाव लड़े और कई राज्यों में अपनी सरकार बनाने में भाजपा कामयाब रही है, और इसका श्रेय भी जेपी नड्डा को जाता है, क्योंकि उनकी अध्यक्षता में ही ये चुनाव लड़े गए हैं। इसीलिए लोकसभा चुनाव को लेकर भी मौका उन्हें ही दिया गया है, जिस वजह से हिमाचल प्रदेश के भाजपा के कार्यकर्ताओं में भी खुशी की लहर देखने के लिए मिल रही है। तो ये जानकारी हम आपके लिए लेकर आए थे कि अब कार्यकाल उनका और बढ़ा दिया गया है जून 2024 तक। वही राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के रहने वाले हैं। देखिए, हरियाणा और पंजाब में किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है, जिस वजह से बहुत सारे सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं और पर्यटक हिमाचल प्रदेश तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश की एक बार फिर से अफेक्ट हुई है, और कारण इस बार किसान आंदोलन दिया जा रहा है होटलियर्स की ओर से, क्योंकि एडवांस बुकिंग जो करवाई गई थी लगभग उसमें 90% एडवांस बुकिंग
कैंसिल करवानी पड़ी है। ये लोग पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से आने वाले थे, लेकिन अब रास्ते ही बंद है तो हिमाचल प्रदेश तक नहीं पहुंच पाएंगे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि मौके पर भी जो टूरिस्ट अपनी बुकिंग करवाते थे उसमें भी काफी ज्यादा गिरावट आई है। 50% ये बुकिंग्स भी लगभग कम हो गई है। 2 हफ्ते पहले 75% तक ये ऑक्यूपेंसी होटल्स की चली गई थी पर्यटकों को लेकर, लेकिन अब देखा जा सकता है कि 75% से सीधा नीचे 25% पर आ गई है। होटलियर्स परेशान हैं और जब तक ये किसानों की मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक किसान संगठन भी अपना ये आंदोलन वापस नहीं लेने वाले हैं। हालांकि आज केंद्र सरकार के साथ इनकी फिर बैठक होने वाली थी और इस बारे में भी बिल्कुल हम जानकारी देंगे जैसे ही हमारे पास अपडेट आएगी कि आखिरकार कितनी सार्थक ये चर्चा रही है। मुख्य मांग एमएसपी को लेकर है। जब तक केंद्र सरकार इनकी ये मांग नहीं मानेगी तब तक ये अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे। 2 साल पहले भी हमें इसी तरह का सिनेरियो देखने के लिए मिला था और किसान संगठनों की ओर से ये कहा जा रहा है कि तब भी आश्वासन ही दिया गया, अब भी आश्वासन ही दिया जा रहा है। जब तक मांग पूरी नहीं होगी अब तब तक ये पीछे नहीं हटने वाले हैं। लेकिन सीधे तौर पर हिमाचल प्रदेश का टूरिज्म एक बार फिर अफेक्टेड होते हुए इससे नजर आ रहा है। देखिए, एनएचएम कर्मचारियों के लिए एक खुशी भरी खबर हम कह सकते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से पिछले कल ये मिले हैं। 2000 के करीब ये कर्मचारी हैं जो कि स्वास्थ्य महकमे में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एनएचएम के अंतर्गत दरअसल इनकी काउंटिंग होती है और विभिन्न कैटेगरीज में अपनी सेवाएं ये दे रहे हैं पिछले 24 वर्षों से, लेकिन अभी तक इनके लिए कोई नियमित नीति नहीं बनाई गई है, जिस वजह से ये बेहद हताश हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू से जब ये मिले तो आश्वासन इन्हें ये दे दिया गया कि रेगुलर पॉलिसी इनके लिए मई या जून तक बना दी जाएगी, जिस वजह से उम्मीद इनमें जग गई है कि अब हो ना हो जून से पहले पहले इनके लिए रेगुलर पॉलिसी बनेगी। लेकिन जून में भी तो तब इनके लिए रेगुलर पॉलिसी बन पाएगी अगर बाकी वर्गों के लिए उससे पहले ये कदम उठाए जाएंगे। हर मामले में कैबिनेट सब कमेटी बना दी गई है, फिर 2 से 3 महीने का समय कैबिनेट सब कमेटी को दे दिया जाता है फाइनल रिपोर्ट तैयार करने के लिए, और तब तक तो बात न जाने कहां से कहां पहुंच जाती है। अब इन्हें भी मई से जून तक का समय यहां पर दे दिया गया है सरकार की ओर से कि नियमित पॉलिसी इनके लिए बनाई जाएगी, तब तक का ये इंतजार करेंगे। दूसरी बात इनकी ओर से ये कही गई है कि 2016 में कांग्रेस की सरकार ने ही एक अधिसूचना जारी की थी। कुछ एक वर्गों को रेगुलर पे स्केल दिया गया, लेकिन कुछ इसमें फिर यूं ही छूट गए, यानी कि कुछ कर्मचारियों की अनदेखी हो गई थी एनएचएम में, जिन्हें अभी तक ये रेगुलर पे स्केल नहीं मिल पाया है। तो ऐसे में एक समान वेतन इन्हें मिलना चाहिए और दूसरी बड़ी बात, एक नियमित पॉलिसी इनके लिए होनी चाहिए। जब पूर्व जयराम सरकार में इन्होंने रेगुलर पॉलिसी की मांग उठाई थी तो सरकार की ओर से उस वक्त ये तर्क दिया गया था कि ये भारत सरकार के प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं, इसलिए भारत सरकार की ओर से ही इनके लिए कोई ठोस कदम उठाया जा सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री सुक्खू ने आश्वासन इन्हें ये दिया है कि हो ना हो यहां पर राज्य सरकार इनके लिए जरूर अब रेगुलर पॉलिसी बनाकर देगी। एसएमसीज काफी ज्यादा रोष में हैं और रोष का कारण ये है कि रेगुलर पॉलिसी की मांग कर रहे थे, लेकिन 1900 के करीब इनका मानदेय बढ़ा दिया गया। ये एक रेवड़ी के समान मानदेय इनका बढ़ाया गया है, ये इन्हें नहीं चाहिए, सरकार इसे अपने पास रख ले, ये एसएमसीज की ओर से कहा जा रहा है। केवल इन्हें रेगुलर पॉलिसी चाहिए और अपनी इस मांग के साथ ये विधानसभा के बाहर भी एकत्रित होने वाले हैं अगले कल, क्योंकि अभी तक इनका क्रमिक अनशन जारी था लेकिन रेगुलर पॉलिसी पर कोई सोच विचार हुआ नहीं। अब ये विधानसभा की ओर कूच करने वाले हैं और दूसरी बड़ी बात इनकी ओर से ये कही गई है कि अपने परिवार समेत ये वहां पर पहुंचने वाले हैं, अपने परिवार समेत ये वहां पर पहुंचेंगे, बड़ा प्रदर्शन करेंगे, एक तरह से आक्रोश इनकी ओर से वहां पर जाहिर किया जाएगा। हालांकि अभी देखिए 19 तारीख यानी कि अगले कल ये सभी पहुंचने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनका जो अनशन है वो जारी रहेगा। कक्षाओं का बहिष्कार ये कर रहे हैं। तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ता रह गया है बच्चों की परीक्षाएं शुरू होने के लिए, उससे पहले एसएमसीज सड़कों पर उतर गए हैं। बहिष्कार इनकी ओर से किया जा रहा है क्योंकि पूरी तरह से पेन डाउन स्ट्राइक पर ये आ गए हैं। अब पेन डाउन स्ट्राइक पर ये आ चुके हैं तो लाजमी सी बात है इस बीच ये अपनी कोई भी सेवाएं नहीं दे रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई तो सफर हो ही रही है, लेकिन दूसरी ओर इन्हें भी इतनी ज्यादा सर्दी में अपने ये दिन बिताने पड़ रहे हैं। लेकिन रेगुलर पॉलिसी का अभी तक कोई नामो निशान नहीं है। अगले कल देखते हैं अब किस तरह की तस्वीरें निकलकर विधानसभा से आती हैं। सिलाई कटाई अध्यापिकाओं ने भी अपनी नाराजगी व्यक्त की है। इनकी संख्या बहुत कम है, इसलिए मांग ये उठा रही थी कि इन्हें भी सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। ग्रामीण विकास विभाग में अन्य नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर ये सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपनी सेवाएं देती हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी इनके लिए नहीं हो पाया है। बहुत सारी सिलाई कटाई अध्यापिकाएं ऐसी हैं जो कि बिना लाभ लिए ही सेवानिवृत्त हो गई हैं। इस बजट से उम्मीद लगाकर बैठी थी, लेकिन कोई जिक्र इनका यहां पर नहीं किया गया है।
कम से कम दैनिक वेतन भोगी तो इन्हें घोषित किया जाना चाहिए था, वो तक इस सरकार ने नहीं किया। कोई भी प्रावधान इनके लिए नहीं किया गया है नियमित करने पर भी, जिस वजह से ये भी बहुत असंतुष्ट हैं और सरकार से इन्होंने मांग उठाई है कि एक बार पुनः इन पर विचार होना चाहिए। अब देखिए, लोकसभा सीटों पर आना चाहेंगे। अभी 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसे लेकर कांग्रेस की ओर से आवेदन मांगे गए थे। आवेदन के साथ साथ 10,000 रुपए डिपॉजिट करवाने के लिए भी कांग्रेस में कहा गया था। तकरीबन अभी 16 आवेदन ही आए हैं और अब तो वो तिथि भी निकल चुकी है जो कि तय की गई थी कांग्रेस की ओर से आवेदन करने के लिए। 15 फरवरी तक का समय निर्धारित किया गया था। ये देखिए 3 दिन हो चुके हैं, 15 फरवरी को गुजरे हुए और 16 ही आवेदन आए हैं। इसमें 13 कांगड़ा से, मंडी से 2, हमीरपुर से 5 और शिमला संसदीय क्षेत्र से भी यहां 1 आवेदन सामने आया है। तो कुल मिलाकर ये 16 आवेदन है। लेकिन जो बड़े लीडर्स का नाम यहां काफी चर्चाओं में था, उनकी ओर से कोई भी आवेदन नहीं किया गया है। ना तो इसमें प्रतिभा सिंह ने आवेदन किया है, ना विक्रमादित्य सिंह ने आवेदन किया है, ना ही सुधीर शर्मा ने आवेदन किया है, ना राजेंद्र राणा ने आवेदन किया है, क्योंकि चर्चाओं में इन्हीं चेहरों का नाम था कि हो ना हो ये लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है मुख्यमंत्री सुक्खू की धर्मपत्नी का नाम भी बार बार लिया जा रहा है कि वो भी इस बार लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन आवेदन तो उनकी ओर से भी नहीं किया गया है। ये तकरीबन 16 ही आवेदन आए हैं, 15 फरवरी का दिन गुजर गया है और ऐसे में किसी भी बड़े लीडर की ओर से आवेदन ना करना अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। आखिरकार अभी क्या कुछ सोच विचार कांग्रेस की ओर से किया गया है, कांग्रेस हाईकमान ने क्या कुछ सोचा है, प्रदेश कांग्रेस ने क्या सोचा है, इस पर अभी तक चर्चाएं ही हो रही हैं, लेकिन खुलकर स्थिति अभी तक देखिए स्पष्ट नहीं हो पाई है। तो एक ये भी अच्छी अपडेट लेकर आए थे, क्योंकि देखिए 15 फरवरी का दिन गुजर गया है, यानी कि 16 आवेदन ही आए हैं, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस अभी कुछ और ही सोच समझकर चल रही है। एक बार फिर मंत्री विक्रमादित्य सिंह अधिकारियों पर बरसे हैं। दरअसल बजट सेशन अभी देखिए चल रहा है। पिछले कल ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से बजट पेश किया गया और इस बीच कुछ एक वर्ग छूट गए हैं जो नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं। ये छोटे वर्ग थे और इसमें पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने साफ तौर पर यह कहा है कि ये सरकार की नहीं बल्कि अधिकारियों की लापरवाही है, जिन्होंने ढंग से इस बजट भाषण को तैयार नहीं किया, सभी वर्गों पर गौर ही नहीं किया। इसमें क्योंकि अभी देखिए जो शहरी विकास विभाग है या लोक निर्माण विभाग है, वहां पर कई छोटे वर्ग छूट गए हैं जिनकी ओर से शिकायत की जा रही है और लाजमी सी बात है मंत्री अपने महकमे पर तो गौर करेंगे ही। अब ये कर्मचारी जो छोटे वर्ग भी थे, इन्होंने शिकायत मंत्री के पास की होगी कि उनका कोई भी जिक्र नहीं किया गया, ना ही उनका मानदेय बढ़ाया गया है। अभी 3 दिन पहले पीडब्ल्यूडी में जो मल्टीटास्क वर्कर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनका ये कहना था कि 8 घंटे तक हम अपनी सेवाएं देते हैं और 150 रुपए ही उन्हें दिहाड़ी के रूप में दिया जा रहा है, जो कि आधे से ज्यादा तो उनका किराए में ही खर्च हो जाता है। तो कम से कम उनका मानदेय बढ़ाया जाए, कोई रेगुलर पॉलिसी उनके लिए बनाई जाए। फिलहाल रेगुलर पॉलिसी किसी के लिए अभी बनती हुई नजर नहीं आ रही है। आने वाले दिनों में बदलाव हो तो अलग बात है, लेकिन मानदेय देखिए कई वर्गों का बढ़ाया गया, इन वर्गों की अनदेखी हो गई। इस वजह से मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। सोशल मीडिया पर इन्होंने पोस्ट साझा किया जिसमें इनका यह कहना था कि अधिकारियों की लापरवाही है, लेकिन मुख्यमंत्री से इन्होंने इस बारे में बात की है और मुख्यमंत्री ने आश्वासन भी दिया है कि जो वर्ग छूट गए हैं बजट का जवाब देते वक्त उन्हें दोबारा से ऐड कर लिया जाएगा। अभी क्योंकि बजट पेश ही किया गया है, 3 दिन तक इसमें चर्चा होगी। चौथे दिन जब जवाब देंगे तो जवाब में छोटे वर्गों को फिर से शामिल किया जा सकता है। एनटीटी पर भी आज हम एक अपडेट लेकर आए हैं और अपडेट कुछ इस तरह की है कि महिलाओं की ओर से इसमें आभार व्यक्त किया गया है, क्योंकि अब तो मुख्यमंत्री सुक्खू ने भी कह दिया है एनटीटी भर्ती होकर रहेगी। 6000 के करीब ये पद भरे जाएंगे प्री प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी बहुत सारे छात्र इन प्री प्राइमरी कक्षाओं में एनरोल हो गए हैं और ऐसे में ये इस बात को लेकर ध्यान रखा जा रहा है कि अब इन्हें पढ़ाने के लिए टीचर्स की भर्ती करना भी जरूरी है, क्योंकि अभी तक जेबीटीज को ये जिम्मा दिया गया हुआ था। देखिए अभी समग्र शिक्षा के लिए जो बैठक हुई थी पीएबी की, उसमें भी देखने में आया था कि एनटीटी शिक्षकों का जिक्र उसमें जरूर हुआ है, इनकी प्री प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों का उसमें जरूर जिक्र किया गया है। तो महिलाओं का भी ये मानना है कि मौका इन्हें ही मिलना चाहिए, क्योंकि यही एनटीटी डिप्लोमा होल्डर्स हैं। 2 साल का डिप्लोमा इसमें पहले अनिवार्य था एनसीटीई की गाइडलाइंस के
अनुसार। लेकिन अब 1 साल का डिप्लोमा जिन महिलाओं ने किया है उन्हें भी मौका दिया जाएगा, हालांकि बशर्ते उन्हें 1 साल का अतिरिक्त ब्रिज कोर्स करना होगा। लेकिन मौका इसमें केवल डिप्लोमा होल्डर्स, एंटिटी डिप्लोमा होल्डर्स महिलाओं को ही दिया जाना चाहिए। जेबीटीज को या आंगनबाड़ी वर्कर्स को इसमें इन्वॉल्व न किया जाए, ये मांग अब यहाँ इन महिलाओं की ओर से रखी जा रही है। दरअसल इससे पहले जब प्रारूप तैयार हो रहा था इनकी पॉलिसी के लिए, तो अधिकारियों की ओर से कुछ एक ऐसे सुझाव दे दिए गए थे जिसका महिलाओं ने विरोध किया था। अब एक बार बजट भाषण में मुख्यमंत्री सुक्खू ने फिर से जिक्र किया है इस भर्ती का, तो महिलाएं खुश हो गई हैं, लेकिन इन्हीं महिलाओं को मौका मिलना चाहिए, ये बात इनकी ओर से कही गई है। अब आना चाहेंगे उन सार्वजनिक उपक्रमों पर जो कि घाटे में चल रहे हैं, और कितना ज्यादा घाटा इसमें हो गया है आपको ये भी बताएंगे, क्योंकि राज्य सरकार देखिए अभी बहुत ज्यादा कमजोर आर्थिक स्थिति में चल रही है। सभी जानते हैं इस वक्त वित्तीय परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश की कैसी है। दूसरी ओर सार्वजनिक उपक्रम 2 ऐसे हैं जो कि बिल्कुल घाटे में चल रहे हैं, इनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। हालांकि कुल मिलाकर ये 13 के करीब बोर्ड और निगम हैं जो घाटे में चल रहे हैं, लेकिन 2 इसमें ऐसी कॉर्पोरेशंस हैं जिसमें सबसे ज्यादा लॉस हुआ है। विधानसभा में एक स्टेटमेंट ऐसे सार्वजनिक उपक्रम के नफे नुकसान को लेकर भी क्योंकि रखी जाती है। देखिए अभी 31 मार्च 2023 तक राज्य के कुल 23 सार्वजनिक उपक्रम हैं जो कि घाटे में चल रहे हैं। इसमें 13 निगम और बोर्ड भी हैं जिसमें 5143 करोड़ का नुकसान हुआ है, और ये बात यहां सेशन के दौरान भी रखी गई है। पिछले 1 साल में ही सार्वजनिक उपक्रमों का यह घाटा 554 करोड़ बढ़ गया है। राज्य सरकार नए बजट के साथ सार्वजनिक उपक्रमों पर एक स्टेटमेंट नफे नुकसान को लेकर भी विधानसभा में रखती है, जैसा कि हमने आपको बताया था। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की 31 मार्च 2023 तक की रिपोर्ट विधानसभा में रखी गई है। इस अवधि तक सार्वजनिक उपक्रमों में 32,028 कर्मचारी भी नियुक्त थे। इनमें से सबसे ज्यादा 15,123 राज्य बिजली बोर्ड में हैं और 11,085 हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम में नियुक्त हैं। यही 2 सबसे बड़े बोर्ड्स और कॉर्पोरेशन सामने आए हैं जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान चल रहा है। सबसे ऊपर जो है वो एचआरटीसी बताया जा रहा है, इसमें 1,966 करोड़ से ऊपर का घाटा अभी तक हो चुका है, और दूसरे नंबर पर ये जो बिजली बोर्ड है इसमें 1,824 करोड़ तक का घाटा हो चुका है। यानी कि कुल मिलाकर अगर इन दोनों कॉर्पोरेशंस की बात करें तो 4,000 करोड़ का नुकसान तो इन्हीं में ही हो गया है। तो ये भी एक आंकड़ा सामने आया है, लेकिन कोशिश अब सरकार की ये होनी चाहिए कि इन कॉर्पोरेशंस को कैसे फिर अब प्रॉफिट में लाया जाए। बहुत ज्यादा घाटा झेल लिया है, इससे ज्यादा अगर घाटा झेलेंगे तो और ज्यादा मुश्किलें यहां पर सरकार की बढ़ने वाली हैं। इसलिए अब कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी निगम में, बोर्ड में या कॉर्पोरेशंस में घाटा ना हो, बल्कि इन्हें प्रॉफिट में लाया जा सके। अस्थायी टीचर भर्ती पर अब आना चाहेंगे। देखिए क्योंकि बजट घोषणा के बाद अब ये तो तय है कि नए शिक्षकों की भर्तियां होने वाली है, लेकिन दूसरी ओर ये भी एक तरह से क्लियर हो चुका है कि अस्थायी तौर पर ही ये टीचर्स रखे जाएंगे। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2 हफ्ते पहले एक बैठक हुई थी, ये पीएबी की बैठक हुई थी समग्र शिक्षा के लिए। दिल्ली में ये बैठक हुई थी, शिक्षा विभाग के अधिकारी भी इसमें पहुंचे थे, और इसमें केंद्र सरकार से बजट मांगा गया है अस्थायी टीचरों की भर्ती के लिए, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से हामी भी भर दी गई है, यानी कि केंद्र सरकार इसे लेकर राशि देगी। फिर उसके बाद ये भर्ती का सिलसिला शुरू होने वाला है। अब यहाँ युवाओं की ओर से पहले भी काफी ज्यादा ऐतराज जताया गया था जब गेस्ट टीचर भर्ती की बात हुई थी। गेस्ट फैकल्टी भर्ती नहीं होनी चाहिए, ये युवाओं ने स्पष्ट तौर पर कहा था, फिर तभी इस पर रोक लगाई गई थी। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री सुक्खू ने विधानसभा में एक बात कह दी है कि जल्दी भर्तियां हो सके इसके लिए नई भर्ती पॉलिसी लाई जाएगी, और उसके बाद जानकारी सामने ये भी आई है कि अस्थायी शिक्षकों की भर्ती के लिए बजट भी केंद्र सरकार से मांगा गया है, जिस पर एक तरह से पीएबी की बैठक में अप्रूवल भी मिल गया है। अब लेकिन देखना ये होगा कि ये जो टेम्पररी शिक्षकों को रखने के लिए नीति बनाई जाएगी ये क्या होगी, किस आधार पर होगी। इस बार युवाओं को ये नीति पसंद आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, क्योंकि समग्र शिक्षा की बैठक के बाद इतना तय हो चुका है कि बजट अस्थायी यानी कि जो इर्रेगुलर शिक्षक होंगे उन्हें रखने के लिए ही यहां मांगा गया है। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती की अगर जानकारी दे तो वन विभाग वन मित्र भर्ती के बाद अब फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती करेगा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने इसका जिक्र भी बजट सेशन के दौरान किया है। 100 के करीब पद इसमें भरे जाएंगे और मंजूरी इसकी कैबिनेट बैठक में ही मिल गई थी। उसके बाद बजट भाषण में भी खैर मुख्यमंत्री ने ये बात कह ही दी है, लेकिन अनुमति पत्र मिलने का अब इंतजार हो रहा है सरकार से, फिर ये भर्ती शुरू हो जाएगी। ये देखना होगा कि आचार संहिता से पहले
भर्ती प्रोसेस शुरू हो पाता है या नहीं, क्योंकि अगर आचार संहिता लग जाएगी तो बात फिर लोकसभा चुनाव के बाद गई। ऐसा ही कुछ पुलिस भर्ती में भी है। 1226 के करीब देखिए पद भरे जाएंगे। 30% आरक्षण इसमें महिलाओं को दिया गया है, महिला कांस्टेबल्स को। लेकिन अभी तक ये भर्ती प्रोसेस भी शुरू नहीं हो पाया है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि लोक सेवा आयोग को इसकी लिखित परीक्षा का जिम्मा दिया जाएगा। जो ग्राउंड टेस्ट होगा वो पुलिस विभाग अपने स्तर पर करवाएगा। लेकिन पुलिस विभाग में अभी तक कोई हलचल हमें नजर नहीं आई है इस भर्ती के लिए। तो अब युवाओं को इसे लेकर भी डर सताने लगा है, क्योंकि हजारों युवा इस भर्ती का भी इंतजार कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो लोकसभा चुनाव के बाद ये मामला भी जाए। उससे पहले पहले भर्ती प्रोसेस शुरू हो जाता तो ये युवाओं की ओर से भी यहां गुहार लगाई जा रही है। अंतिम बात मल्टीटास्क वर्कर्स को लेकर करना चाहेंगे। खैर पहले भी हमने कह दिया है, ये पीडब्ल्यूडी वाले मल्टीटास्क वर्कर्स हैं, इन्हें लेकर सोच विचार किया जा रहा है और बजट का जवाब जब मुख्यमंत्री की ओर से दिया जाएगा तो उसमें इन्हें भी शामिल करने की बात अब हो रही है। हो सकता है इनका मानदेय भी बढ़ाया जाए। जहां इतने वर्गों का मानदेय बढ़ा दिया गया है, किसी का 500, किसी का 1900, तो हो सकता है इनके लिए भी कोई राहत भरी खबर निकलकर सामने आए। और विक्रमादित्य सिंह ने क्योंकि खुद इन्हें लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा किया है। अगले कल देखिए बजट सेशन ठीक 2 बजे से शुरू हो जाएगा। सदन की कार्यवाही 2 बजे से शुरू होने वाली है और चर्चा होने वाली है जो कि बजट पेश किया गया है मुख्यमंत्री की ओर से उस पर। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।